याद रखना। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? क्या अगर आप शहर में रहते तो अवश्य ही पार्क गए होंगे, और अगर गांव में रहते तो आम, अमरूद या नारियल के बगीचे गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति से कैसे अंतर करते हैं? जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थिति में फलता फूलता है, वहीं पेड़ आपके बगीचे मानव देखरेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और उसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को डाल लेती है। भारत में विभिन्न प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में भिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। वनों के प्रकार: उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन। देखिए मैं फिर पहले बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अगर हर 1-2 साल में घुमा के पूछता है तो मेरे अनुसार अब की बार चांसेज है पूरा आने का 2025 में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और वेलांचली व अनूप वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन। इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, बरसात, तापमान, ये सब चीज़ें, इनकी जो प्रजाति है वो याद रखना। यूपीएससी ने हर तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार 2023 में क्वेश्चन पूछा था। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी डाल पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती है। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने और फूल लाने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए वर्ष हरे भरे दिखाई देते हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको। इसमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ रोजवुड, महोगनी, एनी और एबिनी। ये भी याद होनी चाहिए, 2023 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी देखो यहाँ पे दिया है सब। वेलांचली कहाँ पे, वह अनूप वन कहाँ पाए जाते हैं, ये ओनली यहीं पे है। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन। तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज याद रखना। अर्ध सदाबहार वन उन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाया जाता है। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजाति साइडर, हॉल्क और केल है। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे, इसलिए उन्होंने इसके बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इसमें वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है चीड़ के बारे में। जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे, चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी उष्मा रोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, पूरा, महुआ। देखो ये यूपीएससी ने पूछा था 2023 में महुआ के बारे में, इसलिए बता देखो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन। चंदन के बारे में अब की बार भी पूछा, बहुत बार पूछ चुका है। आदि प्रजाति के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विशिष्ट भागों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र क्षेत्रों का ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों के और कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश में बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीप, पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा दृश्य बनाते हैं और जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदानों में नगन पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ में तेंदू, प्लास, अमलतास, बेल, खेर और अक्सलवुड इत्यादि। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है।
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल है। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि है। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास भी उगती है। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला, उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। सब भाग गए। ये अटेंडेंस करवाने आते हैं क्या? लगता है ऐसे रहा कि अटेंडेंस करवाओ और भागो यहाँ से। हैं सर बोले ना कि तुम क्लास नहीं करते। ये भी क्या है, अलग ही मामला चल रहा है। अब देखो अमित आया, अमित भाग जाएगा थोड़ी देर, फिर आएगा, फिर जाएगा, ऐसे करता रहता है। चलो जी, मेरा नेटवर्क बहुत वीक था सर, इस वजह से मुझे बार बार दिखाई भी नहीं दे रहा था, मुझे तो बार बार मुझे करना पड़ रहा था काम। अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो यहाँ पे थे अपन, चटनी जैसे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में 2012-13 में। हिमालय के पश्चिम भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन भी पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अत्यधिक मजबूत होती है, निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चीड़ और टीक दोनों, चीड़ और टीक अलग अलग है या एक है? अलग अलग ही हैं, चीड़ का पौधा अलग होता है, ये पूछा था यूपीएससी ने। इसी तरह चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीरी शिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस से 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है और इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रन आदि वृक्ष मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और बहुटिया, इन चारागाहों के पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग होती है। भुटिया के बारे में क्वेश्चन पूछा है, गुज्जर के बारे में पूछा हुआ है। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों पर अत्यधिक वनस्पति पाई जाती है। देखो कल का क्वेश्चन जो अपन 1995 से किए थे, याद करो कल का जो 1995 वाला क्वेश्चन था। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टोडा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकेन आदि पाया जाता है। ये 2021 का क्वेश्चन है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। क्योंकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलॉस के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ याद रखना, पीछे विशेष का फेवरेट क्वेश्चन है। इन वनों में पाए जाने वाले वर्षों में मग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना और बेटल का आर्थिक महत्व है। सिनकोना का याद रखना। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। वेलांचली व अनूप वन, भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास भी पाए जाते हैं। 70% सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवाई बनती है, इसीलिए बुखार के। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय जल कुक्कुट आवास है। तो यूपीएससी ने इनके बारे में क्वेश्चन पूछा। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य समझौता। एक केवलादेव शायद राजस्थान में वो आर्द्र भूमि में आता है। अरे वो यही है, ये केवलादेव उड़ीसा, एक राजस्थान में आता है। ये राजस्थान वाला ही है, भरतपुर में। और कौन सा है? और कोई सा नहीं है, यही है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। दक्षिण में दक्षिण पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र के लेगून व अन्य आर्द्र भूमि। राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि। गुजरात, राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय। भारत के पूरी तट पर डेल्टाई व आर्द्र भूमि, लेगून, चिल्का झील आदि।
गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ में अनु क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख का पर्वतीय झीलें और नदियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैंग्रोव लक्षण कच्छ, ज्वारे, सकरी, खाड़ी, पंख मैदानों, ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्र पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न तो प्रवाहित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं, बंदे जल वन, ज्वारे प्रवाह की संकरी, खाड़ी छाड़ी तिरछे एवं विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। बाद में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। याद करो, कल क्वेश्चन भी किए थे अपन। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। मैंग्रोव वन इस टाइप के होते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था कि बाढ़ को बचाने में सुनामी को क्यों रोक पाते, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। बाद में वन आवरण, राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। उल्लेखनीय यह है कि आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूपों में वनों से ढका है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण का पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। इनमें से 12.29% भाग पर सघन वन और 8.75% भाग पर विवृत वन पाए जाते हैं। याद रखना कि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी फिर से आई हुई है, तो कर लेना। ये पीटी के लिए 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है यार, 2-3 साल में से आती है, तो देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था फॉरेस्ट रिपोर्ट से, और बनता है, थोड़ा कर लेना अच्छे से काम। दूसरी बात, एनसीईआरटी में दिया तो इम्पोर्टेंट है। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। जहाँ लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन के अधीन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये राज्य है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो अर्धशुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों के कृषि के लिए साफ कर दिया गया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राज्य में से जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नागर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तरपूर्वी राज्य में 30% से अधिक भूमि वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन के विकास के लिए उपयुक्त होती है। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी भिन्नता पाई जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% तक है। बाद में वनों का वितरण तालिका दिया गया है। स्पष्ट होता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों 4 प्रदेशों में भी विभाजित किया जा सकता है। तो ये दिया आदि वन संकेंद्रण वाले प्रदेश कितने हैं, मध्यम वन, कम वन संकेंद्रण वाले, अति कम, तो उनके आधार पर 4 आधारों पर डिवाइड किया गया। वन और जीवन, असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी और अस्तित्व में। ये उन्हें भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये उन्हें घर बनाने के सामान और कलाकारी की वस्तुएं देते हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों का महत्व सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के आधार है। साधारणतः ये माना जाता है कि भारत के 593 जिलों में से 188 जनजातीय जिलों है। ये जनजातीय जिले भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 33.63% हिस्सा है, परंतु देश का 59.61% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के धनी हैं। वनों और जनजातीय समुदाय में घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है। वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान का वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद में संग्रह करने वाली न समझ के उन्हें वन संरक्षण में भागीदार बनाया जाना चाहिए। अच्छी बात है। वन संरक्षण, वनों को जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में 88 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पुल का संरक्षण करना। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ और सूखा नियंत्रण।
निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी और वनरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों की इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी की स्थापना एवं उसको प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिला भी शामिल हो ताकि वन पर दबाव कम हो। इसके वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आंसर है, मेंस में सारा काम आएगा ये जो सारे पॉइंट है। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? सामाजिक वानिकी का अर्थ पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों को प्रबंध और सुरक्षा तथा उसर भूमि पर वनारोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 जो टाइम पीरियड था, ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरों उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनके प्रबंध शहर वानिकी के अंतर्गत आती है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है कि वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गाँव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना को एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। फार्म वानिकी क्या है? फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीनों, पशुओं के बाड़े में भी पेड़ लगाए जाते हैं। वन्य प्राणी, आपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के ज्ञात पौधे और प्राणियों की किस्मों में 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है, जिन्हें हमें युगों से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिक तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए, परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई। कुछ जैव प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर है। वन प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण इस प्रकार है। औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई है। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशय इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया गया है। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया है। रजवाड़ों तथा सम्राट वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाए। व्यापारिक महत्व के लिए भी अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। जंगलों में आग लगने से भी वन और वन प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई है। यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों के संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में वन्य प्राणी बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियाँ हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम को उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनका युवा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लगभग पिछले 14 साल में 10 बार क्वेश्चन पूछ चुकी होगी इससे में पास हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में 130 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभियान है। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है और इसे मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। यद्यपि इसे लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को की मानव और जैव मंडल योजना याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पिछले साल क्वेश्चन पूछती है। के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी विशिष्ट योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और इनके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही है। पीछे इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है, ईयर वाइज पूछ लेता। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चली आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना है, जिससे वैज्ञानिक और सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सके। इसके प्राकृतिक धरोहर का भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों की शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। शुरू में यह योजना 9 बाघ नीचियों आरक्षित क्षेत्र में शुरू की गई थी और यह 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब यह योजना 44 करोड़ बाघ नीचियों में चल रही है और इसका क्षेत्रफल
36,988.28 वर्ग किलोमीटर है और 17 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 से बढ़कर 2010 में 1706 हो गई और अब तो शायद 2000 से ऊपर हो गई है। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है और बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों और उसकी भोजन कड़ी को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजना जैसे मगरमच्छ परियोजना, अंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग की परियोजना भी चलाई जा रही है। इसलिए यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में। याद रखना, इसके बारे में मगरमच्छ के बारे में 2017 में ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन। जीवमंडल नीचे ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो भी जितने भी आते हैं ना भारत के, वो सारे इंपॉर्टेंट है। जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम एमवीके के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। बाद में 18 जीवमंडल नीचे परियोजना, इसमें 10 जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा जीवमंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। ये चीज़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जिनको दिया गया है। संरक्षण, जीव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, विकास, पर्यावरण और विकास का मेलजोल, जीवमंडल नीचे व्यवस्था के अनुसंधान और देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। नीलगिरी जीवमंडल नीचे, देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, ये जिसने भी है ना इनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। भारत का पहला जीवमंडल नीचे। इस नीचे में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बर का सारा वन से डखा, ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धूवानी पहाड़ियाँ शामिल है। इस जीवमंडल नीचे कुल क्षेत्र 5,520 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो ये पता होना चाहिए बच्चा, ये भारत जीवमंडल नीचे कहाँ कहाँ पे है। ये मन्नार की खाड़ी वाला हो गया, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी, अंजन कमर, अमरकंटक, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। मानस, नौकरेक, डिब्रू साइकोवा, ठीक है, देहांग, दिबात, नंदा देवी, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। इनके जितने भी है ना इनके बारे में सब में क्वेश्चन पूछा है। नीलगिरी जीवमंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति, सूखी झाड़ियाँ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार, सौलाश, घास के मैदान और दलदल शामिल है। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजाति नीलगिरी ताहर और शेर जैसी धूम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था इन दोनों के बारे में। नीलगिरी नीचे में हाथी, बाघ, गौर, सांभर और चीतल जानवरों का दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या तथा कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी स्थित है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने के लिए विख्यात है। इस जीवमंडल की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है और समुद्र तल से 250 मीटर से 2650 मीटर तक है। पश्चिम घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी नीचे में मिलते हैं। एक बार इनको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये 18 के 18 पे काम कर लेना। यूपीएससी इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस होता है, पूछेगी तो यहीं से पूछती है। जैसे नीलगिरी, तो ये याद रखना ये कब हुआ था, ये तो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो छोड़ दो। पर यहाँ पे क्या क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली और सिरुवली पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे? नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों की जगह है। नंदा देवी, यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा। चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिलों के भाग उत्तराखंड में है। नौकरेक, गारो पहाड़ियों के हिस्सा है, मेघालय में, याद रखना। मानस, कोकराझार, भोगाई गांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप और दारंग जिलों के हिस्से हैं असम में। सुंदरवन, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा में इसका हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वर द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार और सुदूर दक्षिणी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, याद रखना है, उड़ीसा में, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। मयूरभंज जिले के भाग उड़ीसा। डिब्रू साइकोवा, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया जिलों के भाग असम। दिहांग देबांग, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और देबांग जिलों के भाग। पंचमढ़ी, एमपी में, याद रखना। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिलों के मध्य भाग। कंचनजंगा, उत्तर और पश्चिमी सिक्किम के भाग। अगस्त्यमलाई, केरल में है, ठीक है। अंचन कमर, अमरकंटक, एमपी में। मध्य प्रदेश में अनूपपुर और दिंडोरी जिलों के भाग और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले का भाग। कच्छ, यूपीएससी कच्छ के बारे में 3 क्वेश्चन पूछा है। कच्छ का भाग में गुजरात, राजकोट, सुंदरनगर, पाटन जिले। ठंडा रेगिस्तान, पिन वैली नेशनल पार्क में प्रतिवेश, चंद्रताल तथा सारूच में किब्बर वन्य प्राणी अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश। शेष अचलम, पूर्वी घाट में शेष अचलम पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में चित्तूर तथा कडप्पा जिलों के भाग। पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिलों के भाग है। नंदा देवी जीवमंडल नीचे, नंदा देवी जीवमंडल नीचे उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के भाग शामिल है। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और यहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड, लेटिफोली जैसी ऑर्चिड और रोडोडेंड्रन शामिल है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। वो जीव मंडल नीचे में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ,
काला भालू, भूरा भालू, ये रहा 2020 का क्वेश्चन। कस्तूरी मृग के बारे में पूछा था, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, जाके देख लो। हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। यहाँ पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य खतरा संकट, अपन पौधे प्रजाति को दावा के लिए इकट्ठा करना, दावनगल और पशुओं के व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से। सुंदरवन जीव मंडल नीचे, ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के डेल्टाई पर स्थित है। ये एक विशाल क्षेत्र है, 9630 वर्ग किलोमीटर पर फैला है और यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छिद द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वर्षों की उलझी हुई विशाल जड़ें समूह मछली से सिम्प तक आवासीय प्रदान करती हैं। मैंग्रोव वनों में 107 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। समय को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में हेरेसिएरा फॉर्मिज जो 20 कीमती इमारती लकड़ी जो भी पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे, मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। ये जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप है और इन पर अनेक ज्वार नदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, परवाल द्वीप, लवणीय, अनूप, मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 36 पौधे और जीवों की संकटापन्न प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे समुद्री गाय। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसका 2016 या 15 में, इसके बारे समुद्री गाय के बारे में। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष के 6 मैंग्रोव प्रजातियाँ भी संकटापन्न है। तो इम्पोर्टेंट है, फिर बारह बता रहा हूँ, कर लेना इसको अच्छे से चैप्टर को। सॉइल, जैसे नई एनसीईआरटी में चैप्टर हटा दिया गया, पर मेरा मानना कि इम्पोर्टेंट है, ये पहले पूछा है यूपीएससी ने, ऐसा नहीं है। तो अपन तो करेंगे, देखो अपने कोई भरोसा नहीं है यूपीएससी आगे क्या पूछ ले। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूपर्पट्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। अपक्षय और कर्मक के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। मृदा सेल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है उच्चावच, ये याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। मृदा के घटक खनिज, कण, हामुस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? अब कौन जिंदा हुआ भाई? क्या इस गड्ढे मिट्टी का परतें समरूप थी अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती है जिन्हें सशस्त्र कहा जाता है। क्या सशस्त्र सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों, खनिज पदार्थ और पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है? ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी 2011-12 क्वेश्चन कराने में सॉल्व करेगा। क्या सशस्त्र के कय स्तन तथा गैर स्तन के बीच संक्रमण खंड होता है जिसे नीचे ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ आपसे स्पष्ट नजर आता है। गैस सशस्त्र की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतों से इसी से बनती है। परतों की इस अवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 सशस्त्रों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान तथा आधारित चट्टान कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है सदैव मृदा वैज्ञानिक को आकर्षित करती रही। इसका महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। मृदा का वर्गीकरण, भारत में भिन्न प्रकार की उच्चावच, भू आकाशीय, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन्हें भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी के विकास में योगदान दिया है। प्राचीन काल में मृदा को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। उर्वरक जो उपजाऊ थी, ऊसर जो अनुवर थी।
16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनके सहज विशेषताओं तथा मिट्टी लक्षण जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था। गठन के आधार पर मृदा के मुख्य प्रकार थे बुलाई, मृण्मयी, पाँचसौ तथा दोमट इत्यादि। रंग के आधार पर ये लाल, पीली, काली इत्यादि थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्र में मृदा के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन व संस्थान ने भारत की मृदा पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। यही है, मतलब क्या क्या होता है, कितना प्रतिशत है, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, जो भी है इतना कोई काम का नहीं है। मॉलिसोल्स, अल्टीसोल्स, एरिडीसोल्स, वर्टिसोल्स, एल्चफिसोल्स, थोड़ा बस ये रखो, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे कम ये है मॉलिसोल्स। छोड़ो, मेन तो अपने लिए ये काम किए, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टी को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। लेटराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पीठमेय मृदाएं, वन मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्र पर लगभग 40% भाग को ढके हुए। ये निक्षेपण मृदाएं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाई और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बुलाई, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ये क्या होता है ये भी याद रखना, कौन कम ज़्यादा पाया जाता है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है जो महीन गाद के होने के कारण मृदा की उर्वरकता बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कर मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संगठन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। ये निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक धूमटी और मृण्मय है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर और जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। काली मृदाएं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, 2021 में पूछा है और उससे पहले 2020 में शायद 20 या 22 में पूछा है। काली मृदाएं कपासी मिट्टी और कपास में हमेशा ये काली मिट्टी के बारे में पूछता है। कपास के लिए काली मिट्टी। अरे ये देखो, ये वाला ये 2-3 कंडीशन है, पूछता है ये है। काली मृदाएं ढक्कन के एक बार शायद 2020 या 21 में भी पूछा है, 21 या 22 में पूछा है यूपीएससी ने। ये तो पूछा है, कपास वाला 2020 में पूछा है, फिर 21 या 22 में पूछा है। काली मृदाएं ढक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों ढक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगड़ तथा कपास वाली मृदा मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी अपारगम्य होती है। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती है। ये है ना ये क्वेश्चन, आप विजन को कोई सा टाइप दे लेना, जरूर मिलेगा। और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर ये सिकुड़ जाती है और इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें स्वतः जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। ये चीज़ भी याद रखना। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षा दिन फसलों को शुष्क ऋतु में नमी मिलती रहती है और ये फलती फूलती रहती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूने, लोहे, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा के रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न अभाव को होता है। लाल और पीली मृदाएं, लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपे क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल धूमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार कायंतित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जलीयुक्त होने के कारण ये पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती है। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती है। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लेटराइट मृदाएं,
लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निस्खलन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निश्चलित हो ही जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। यह उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु हार्मोन्स की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है तथा लोहे, ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। परिणामस्वरूप लेटराइट मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के उपजाऊ बनाने के लिए मृदा में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। ये चीज़ याद रखना। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। ये सामान्यतः संरचना से बुलाई व प्रकृति से लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इतने पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन और पर्याप्त फास्फोरस सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तर में कंकड़ों की परतें पाई जाती है। मृदा के तलीय संस्तर में कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुई है। ये मृदाएं अनउर्वर और इसमें हार्मोस और जैव पदार्थ कम पाए जाते हैं। लवण मृदाएं, ऐसी मृदा को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनउर्वर होती है और इनमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब आबोहवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाकरण क्षेत्रों और अनुभवों में भी पाई जाती है। इनकी संरचना बुले से लेकर दुमटी तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाई और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेशों में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती चली जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणामस्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार क्षेत्र में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा की मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। ये चीज़ भी याद रखना, ये भी पूछा है। पीठ में मृदाएं, ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को हार्मोन से पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। मृदा सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थान पर सारे भी है। ये मृदा अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। वन मृदाएं, अपने नाम के अनुरूप ही ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वनों क्षेत्र में बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटी में दुमटी और पांसू होती है तथा ऊपरी डालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र में वन मृदाओं का आच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम हार्मोस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। ऊपर की गई तथा स्पष्ट है कि मृदाएं उनके गठन, गुण और प्रकृति फसलों, पौधों, वनस्पति के अंकुरण की वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र होती है। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित सह तना निम्नीकृत होती है। यदि समय पर इनका सही उपचार किया जाता है इनमें सुधार भी होता है। मृदाएं इस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिसका वे समय एक अंग है। मृदा अवकर्षण क्या था? मृदा अवकर्षण क्या होता है? मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये थोड़ा याद रखना। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारतीय मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मृदा आकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। मृदा अपरदन, मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रिया तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया साथ साथ घटित हो रही होती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रिया में संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परतों में कण के जुड़ने की होती है।
कई बार प्राकृतिक तथा मानवीय कार्य से ये संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियों भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियों, कृषि, पशु चारण तथा वन्य आवश्यकता पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। मृदा को हटने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों, शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण है। जलापरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विशिष्ट क्षेत्रों में रहा है। और जलापरदन दो रूपों में होता है, जब परत अपरदन और अवनलिका अपरदन है। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता है, किंतु यह अधिक हानिकारक क्योंकि इसमें मिट्टी सूक्ष्म और अधिक ओवर पूरी परत हट जाती है। अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी अवनलिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनलिका तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। याद करो, बीहड़ के लिए चंबल फेमस है। चंबल नदी के द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश के लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह के क्षेत्र में अवनलिका अपरदन संभव? मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटी में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है, इससे प्राय बाढ़ आती है तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती है। पत्तियां और टहनियां गिराकर भी मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। भारत के संचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा से निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है, जबकि रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता है, रासायनिक इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। अनुमान के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है मृदा के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किया जाए। मृदा संरक्षण, यदि मृदा का अपरदन मृदा से मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्ट मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने की प्रकृति के लिए अपने नियम है। बिना संतुलन बिगाड़े प्रकृति मानव की अपनी अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है, इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी का अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी को निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धति द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि को उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना भी जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेती बना लेना चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अतिचराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि की प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिसे विशेष क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गया। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत कराकर इन्हें अतिचराई और स्थानांतरित कृषि नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखे सीढ़ीदार खेत उगाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें, मिश्रित खेती तथा मिश्रित खेती के बारे में पेशेंट क्वेश्चन पूछा। सस्यवर्धन आदि उपचार कुछ ऐसे तरीके जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्राय किया जाता है। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुलीयकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने के विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वर्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि को रोकने के प्रयास करने चाहिए। कृषि के अनुपयुक्त भूमि को चारागाह में बदल देना चाहिए। कृषि शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिम राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। ये योजना जलवायु की दशा और भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजना भी एक दूसरे से तालमेल
बिना ही चलाई गई है। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भी भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने तथा भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो इसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं पहले बता रहा हूँ, पीटी प्लस मेंस के लिए, दोनों के लिए। ये लास्ट चैप्टर है, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण, परिणाम तथा प्रबंध। इसमें बाढ़, सूखा, भूकंप तथा सुनामी, चक्रवात और भूस्खलन जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, पीटी प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेते, खत्म कर देते हैं आज इसको, फिर कल से अपन 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, देखो पहली बात है डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविजन पर देखी होगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने हमें हिलाकर रख दिया है। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और कैसे घटती है, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम उन्हीं सवालों को विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा पदार्थ हो या अपदार्थ हो, अनवरत चलती रहती है तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृति और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्रों तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, करकापात, टोर्नाडो। और इतना व्यापक, क्या पूछा था, ऑस्ट्रेलिया और ऐसा कुछ पूछा था यूपीएससी ने क्या, इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्मीकरण और ओजोन परत का ह्रास। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का वह विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। ये इनका समझने की ही कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता न बुरा, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं, बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं, जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत करते हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा से मानव हमेशा भयभीत रहा है। आपदा क्या होती है? आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। वह यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इसे निपटने के लिए हमें सामान्य दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवा की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा। मानव को इनका अबोध में ऐसा ही शिकार, परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी है। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, सीएफ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें जैसे ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं, जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप में प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोसी विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनके असर को कम करना और इनका प्रबंधन करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना, 1993 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील भू शिखर सम्मेलन और मई 1994 में योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। प्राय देखा गया कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के
वे तत्व जिनसे जन धन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां तथा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित क्षेत्र में विषम जलवायु दशाएं आदि। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती है तथा बड़े पैमाने पर जन धन की हानि तथा सामाजिक तंत्र पर जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों को जनरलाइज अनुभव होते हैं और दो आपदाएं न तो समान होती है न उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यहाँ उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इसे निपटता है अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता तथा बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुई भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदा पर संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अतः जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद थे। अतः उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने को बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरों वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है। अतः इस प्रकार आपदा को सुभेदता को बढ़ा दिया गया। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों में बंदरगाह जैसे मुंबई, चेन्नई आदि विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद बना दिया। ये देखो, ये जहाँ पे भिन्न भिन्न सालों में बाढ़ आई हुई है, कहाँ का भूकंप आया, कहीं बाढ़ आई है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए, फिर भूकंप आए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए हैं। बाद में देखो चक्रवात ज़्यादा है, भूकंप भी है, सुनामी ज़्यादा देखो जापान वापान उधर इलाकों में आती है। इन परीक्षणों की पुष्टि 60 में दिए गए आंकड़ों भी से हो सकते हैं। पिछले 60 वर्ष में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं को विभिन्न देशों में बनने वालों के परिणाम दर्शाते हैं। ये साढ़े स्पष्ट प्राकृतिक आपदाओं ने विशिष्ट रूप से जनधन की हानि की इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह महसूस भी किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम स्वरूप भूमंडलीय प्रतिघात और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वे इन्हें सहन कर जाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन का विश्व कॉन्फ्रेंस में से औपचारिकता प्रदान कर दी गई और यह बाद में योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। याद रखना, इससे मेंस में बहुत बार क्वेश्चन बना। आपकी बात जो आया है वो भी इसी से आया है। इसमें अभी सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा था। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं का अनुभव करते हैं, उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। अब लोग इनके बारे में जागरूक है, इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत है। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनके पहचान व वर्गीकरण के प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मोटे तौर पर 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत उन देशों में जहाँ 7.5 में दी गई सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुके हैं। इन आपदाओं की वजह से बाद में हर वर्ष लोग हजारों की जान जाती है और करोड़ों रुपए की माली नुकसान होता है। आगे बाद में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन भी किया गया। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पता होना चाहिए। वायुमंडल में से कौन कौन सी आती है? बर्फीले तूफान, तड़ी झंझा, तड़ी टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करकापात, पाला, लू, शीतलहर। भारत में सब आ चुके हैं। रिपीटेशन क्वेश्चन भी पूछे। भौमिक, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमगाव, अवतलन, मृदापर्दन, ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन पूछा। जलीय, बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, मरुभूमि, सुनामी, ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन पूछा। जैविक, पौधों, जानवरों, उपनिवेशों के रूप में टिड्डी इत्यादि, कीट, घर्षण फूफन, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू, ये रिपीटेशन इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। बर्ड फ्लू के बारे में पूछा था एक बार 2014-15 15-16 में। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय दशक योकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिपीटेशन ने मेंस में क्वेश्चन पूछा, 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछे यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई थी। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गए। यह भी स्वीकार किया गया कि आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीब व साधनहीन समुदाय को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति योकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई है।
विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित है। यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करे। ये विकासशील देशों विशेष रूप से सबसे कम विकसित और चारों ओर से भूबद्ध प्रदेशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान दें। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव निवारण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता और सामर्थ्य विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठन तथा स्थानीय समुदाय को संगठित किया जाना चाहिए। यह उप क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदा को रोका अथवा कम किया जा सके, इसका निर्माण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेष बल दिया जाएगा: मानव तथा संस्थागत क्षमता का निर्माण तथा सशक्तिकरण, तकनीक में भागीदारी, सूचना का एकत्रीकरण, वर्गीकरण तथा उपयोग और संसाधनों का संग्रहण करना। इसको अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। पानी बोतल देना उधर से। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, अब ये देखो भारत में जो आई हुई है रिपीशन, देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा था भूकंप से पीटी में। जैसे पहले के अध्याय में वर्णन किया गया, भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। बृहत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधता और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से भी जाना जाता है। बृहत आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्न लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक भेदोन्मूलन तब बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदा द्वारा सभ्यता को बढ़ावा दिया है। इन परीक्षणों को स्पष्ट कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्वसूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। आपने पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोल सिद्धांत में भूकंपों के कारणों के बारे में पढ़ा है। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिक से संबंधित है। ये विध्वंसक और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतरण, दक्षिणी विशेषकर खदानों वाले क्षेत्र में बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाले भूकंप से कम क्षेत्र को प्रभावित और नुकसान भी कम पहुंचाता है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले वर्णन किया गया कि इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्वी दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। याद करो कल अपन पीवाई के क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन था। उत्तर भी तो है ना, उत्तर व उत्तर पूर्व। परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोधक पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल है। इन क्षेत्रों का अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गुजरात यहाँ पे भूकंप आए। महाराष्ट्र में कुछ प्रचंड भूकंप आए। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराना स्थित और प्रौढ़ भूभाग है पर आने वाले इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नज़दीक भीमा कृष्णा नदी के साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। मैं बता रहा था ये बात। राष्ट्रीय भूभौतिक प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है: अत्यधिक सतही जोखिम वाला क्षेत्र, अधिक सतही जोखिम क्षेत्र, मध्य सतही जोखिम क्षेत्र, निम्न सतही जोखिम क्षेत्र, अति निम्न सतही जोखिम क्षेत्र। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं, जैसा कि मानचित्र 7.2 में दिखाया गया। भूकंप सभ्य क्षेत्र में उत्तर पूर्वी प्रांत दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। यह अधिक सतही जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक सतही जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न सतही जोखिम क्षेत्र है। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन का पठार के स्थित भूभाग पड़ता है। भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम। अभी देखिए पूरा थोड़ा टॉपिक मेंस ओरिएंटेशन में भूकंप के साथ जुड़ा है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर
बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरसाती है। यह न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन और संचार व्यवस्था, उद्योग, अन्य विकासशील क्रिया को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों की पीढ़ी से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इसमें विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। ये भूकंप संभावित जोन दिया हुआ है, कौन सा किस एरिया में आता है। भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। कुछ प्रभाव यहाँ पे दिए हुए हैं। भूतल पे क्या आ जाएगा, दरार आ जाएगी, बस्तियाँ, भूसंकलन हो जाएगा, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित संकलन या प्रतिक्रिया, मानव ढांचों पर दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, अंकुंचन, निपात। जल पर क्या आएगी, लहरें आएगी, जल गतिशीलता, दबाव। याद रखना सुनामी भी भूकंप के कारण ही आता है, ये थोड़ा याद रखना। संभावित संकलन, प्रतिक्रिया। इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की परपट्टी पर धरातलीय भूकंपी तरंगें दरारें डाल देती है, जिससे पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल जाता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशय में बदल देता है। कई बार नदी अपना रास्ता बदल देती है, जिससे प्रवाही क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं भी आ जाती है। तो यूपी से अगर पीटी को पता चलता है भूकंप के कारण और क्या क्या आ सकता है। भूकंप न्यूनीकरण भाई कैसे कम किया जा सके। दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है, क्योंकि परिवर्तन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इसे आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए, इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इसके निम्नलिखित तरीके हैं। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्र में लोगों को सूचना पहुंचाए, जैसे कि GPS की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। देश में भूकंप संभावित क्षेत्र की सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना, संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्र में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थानों और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुबह क्षेत्र में हल्के निर्माण सामग्री को इस्तेमाल करना। सुनामी, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा सुनामी के बारे में भी। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल अचानक हलचल पैदा होती है। याद रखना ज्वालामुखी से भी सुनामी आती है, भूकंप से भी। और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है, परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी या बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंगें ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती है, इससे व्यापक नुकसान पहुंचती है। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ऊपर ही उठा सकती है, और वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है या समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। इसलिए उन्हें उथले जल की तरंगे भी कहते हैं। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपीन, दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे देश, द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर में, म्यांमार, श्रीलंका, भारत के तटीय भागों में आती है। तट पर पहुंचने पर इन सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मित करती है और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्र में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचे, इमारतों, बस्तियों को तबाह कर देता है। क्योंकि विश्व में तटीय क्षेत्र में जनसंख्या सघन होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, अतः यह दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जान माल का नुकसान पहुंचाती है। सुनामी से हुई बर्बादी का इसमें दिया गया है थोड़ा। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहत है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक। जैसे 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीटी प्लस मेंस के लिए। FQR मेंस में आया 2024 में, पहले भी 2-3 बार आ चुका है, पीटी में भी पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। यह आमतौर 500 से 100,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर तो हो सकती है
उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रमंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति की निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थिति होना आवश्यक है। लगातार पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायु दाब को बढ़ने दे। भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री कोरियोलिस बल कम होता है, परिणाम स्वरूप यह चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। याद करो आपकी यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन बना ही था कोरियोलिस बल के बारे में। सौमंडल में अस्थिरता, जिसे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाते हैं, इन्हीं के चारों ओर चक्रवात विकसित हो जाते हैं। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की उपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड़ होता है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। सामान्यतः समदाब रेखा एक दूसरे के नजदीक होती है, जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार पर 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई यह 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र से पवन पट्टी के विस्तार से 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। भारत में चक्रवात क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है, अतः यहाँ आने वाले चक्रवात किन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान 10 से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर में बनते हैं। यहाँ यह चक्रवात 16 से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में सुंदरवन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर में पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम क्या है, पहले बताया जा चुका है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है, अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर होता जाता है। बाद में चक्रवात जैसे बंगाल की खाड़ी अरब सागर से दूर जाता है उस पर बल कमजोर होता जाता है। तटीय क्षेत्र में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इसी तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है, जिसे तूफान मौसमी कहा जाता है। समुद्र तल में मौसमी वायु समुद्र और जमीन की अंतर क्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतह पवने उफान को उठाने वाले बल है। इससे समुद्र तटीय क्षेत्र जल जो तटीय क्षेत्र में घुस जाता है और वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियां खेत पानी में डूब जाते हैं तथा फसलों कई प्रकार के मानव का ढांचों का विनाश होता है। बाढ़। अब देखो ना, जो ये 3 दिया ना मेंस में क्वेश्चन वहीं से पूछता है यूपीएससी, तो ये चीज़ याद रखना। आपने बाढ़ के बारे में समझा, देखो बाढ़ के बारे में यूपीएससी कम से 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछा है। समाचार पत्र पढ़ा हुआ, टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे। किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। नदी का जल उफान के समय जलवायु को तोड़ता हुआ मानव बस्ती और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों में ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जलवाहिका में उनकी क्षमता से अधिक जलबहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्र में तूफानी मौसमी, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन का अंतर, स्पंदन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है। तो काफ़ी तबाही लाते हैं, परंतु दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश की बारंबारता होने वाले नुकसान का देखा। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की भूमि उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलाप, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, प्राकृतिक आबोहवा तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल की भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। मानचित्र 7.6 में भारत की बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार इससे अधिक सबसे याद करो, जैसे अपन पढ़े थे, असम में ब्रह्मपुत्र के कारण आता है, पंजाब में किसके कारण आता है, बिहार में कौन सी है, कोसी नदी। यहाँ पे एक वो नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी। राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानव क्रियाकलाप द्वारा प्राकृतिक आपात तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु बाढ़ नवंबर में जनवरी माह के बीच वापसी लौटती मानसून द्वारा आती है।
बाढ़ का परिणाम और नियंत्रण। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मैदानी क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ ने न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, अंतर्शोथ, हेपेटाइटिस और दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। दूसरी बाढ़ से कुछ लाभ भी। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है और फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मझौली असम, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ से ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्रा है। भारत सरकार और राज्य सरकार हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है। ये सरकार बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिका पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना। इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्र में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। सूखा एक ऐसी स्थिति कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा हो, अत्यधिक वाष्पीकरण हो, जलाशय तथा भूमि के जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा एक जटिल परिघटना जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधित तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में नमी, जल भंडारण, भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों, पारिस्थितिकी शामिल है। अब देखो यहाँ पे भी सारी वो नदियाँ दी हुई है, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, जैसे यूपीएससी ने क्या जो पूछा था, 100 नदियाँ मिलती है। केन नदी, बेतवा, चंबल, सिंधु, लुनी नदी, ये देखो सतलज में साके आ रही मिल रही है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भी दी हुई है। ये देखो कल पे जो क्वेश्चन था उसमें पेन गंगा, गोदावरी सहायक नदी, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, ये सब पता होना चाहिए। सूखे के प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है। इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए के क्षेत्र में सिंचाई होती है उनमें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। जल विज्ञान संबंधी सूखा, यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झील इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद नीचे गिर जाए। पारिस्थितिक सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है तथा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो पारिस्थितिक सूखा कहलाता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिसमें 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। प्राय देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है तो उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। ये मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहाँ ये बार बार पड़ते हैं और जिनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। मानचित्र 7 दर्शाता है कि राजस्थान में ज़्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल है, जहाँ 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। बाद के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित है। सूखे के परिणाम क्या होता है? पर्यावरण समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसल में बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति में तृण अकाल कहा जाता है। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। दोनों परिस्थितियां मिलकर त्रि अकाल कहलाती है, जो सबसे अधिक विध्वंसक है। सूखा प्रभावित क्षेत्र में व्रत पैमाने पर मवेशी और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे आंत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक और दीर्घकालिक होता है, इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशु को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना शामिल है।
सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जलाधिक्य के क्षेत्रों से अलग जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना और बांधों और जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमि के जल भंडारण की संभावना पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रह से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसे यूज किस में करते हैं उसके रिलेटेड। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। वर्षा जल संवर्धन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। भूस्खलन, क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेलवे पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? ये भूस्खलन की वजह से होता है, जिसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी, चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्रभाव प्राकृतिक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदा के विपरीत जो आकस्मिक अनुमेय तथा बृहत स्तर पर दीर्घ तथा पारदर्शी कारकों से नियंत्रित है, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारकों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल है, अपितु काफ़ी महंगा पड़ता है। भूस्खलन को परिभाषित करना, इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभव, इसकी बारंबार इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारक जैसे भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग तथा वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक सुभ्यता क्षेत्र, ज़्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि अत्यधिक भूस्खलन सुभ्यता क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अधिक सुभ्यता क्षेत्र, अधिक भूस्खलन सुभ्यता क्षेत्र में अत्यधिक सुभ्यता क्षेत्र से मिलती जुलती परिस्थितियां, दोनों में अंतर भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन और गहनता का बारंबारता है। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर क्षेत्र में शामिल है। मध्यम और कम सुभ्यता वाले क्षेत्र, पार हिमालय कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ी में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिम में पूर्वी घाट के दक्कन और पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल में खदानों भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। अन्य क्षेत्र बात करने में विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिलों को छोड़कर, असम, कार्बी अनुगुलों को छोड़कर दक्षिणी प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त है। इसके परिणाम क्या होते हैं भाई? भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पट्टी को टूटना, जलवायु को चट्टान गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकता है। भूस्खलन की वजह से हुई नदी रास्तों में बदलाव, बाढ़ ला सकते हैं और जान माल के नुकसान हो सकते हैं। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्य में रफ्तार धीमी पड़ जाता है। देखो मेंस के लिए है ये पूरा जो चैप्टर मेंस का ही है, डिजास्टर मैनेजमेंट का। निवारण, भूस्खलन से निपटने के लिए उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र में सड़क और बांध, बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी, घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं का नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपाय के पूरक है। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने से समय और स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या सुभ्यता अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसके बारे में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और उससे जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि, विनाश हो, जिसकी प्रकृति या पर्यावरण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। निष्कर्ष क्या है? उपलिखित विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदा और विशेषकर प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। इसके बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं: आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के पश्चात। आपदा से पहले क्या है? आपदा के बारे में आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करना, आपदा संभावित क्षेत्रों को मानचित्र तैयार करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्र में आपदा योजना बनाना, तैयारी रखना, बचाव का उपाय करना।
आपदा के समय क्या करना चाहिए? युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति। आपदा के पश्चात क्या करना है? प्रभावित लोगों को बचाव, पुनर्वास, भविष्य में आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहाँ 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा से भेद है, इन उपायों को विशेष महत्व है। 1 मिनट। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम सकारात्मक कदम का उदाहरण। तो मोस्टली ये मेंस के लिए ही है इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये आपका लगभग जो है 11th की NCERT कंप्लीट हो गई है। और तो कुछ ऐसे कुछ दिया नहीं इसमें, ये सब पुराने डाटा है तो ये कोई काम आएंगे नहीं आपके। ये एक बार देख लो थोड़ा शब्दावली। अपवाह क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ एक मुख्य नदी उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित होता है। अवर्गीकृत वन एक क्षेत्र जो वन के रूप में अंकित होता है परंतु वनों को संरक्षित अथवा आरक्षित संवर्ग में सम्मिलित न हो, इसका स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। अवदाब मौसम विज्ञान में अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है। अवनालिका प्रदन जो पढ़ा था, चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित वाह से ऐसा प्रदन जिसमें अवनालिकाएं बन जाए। आधारशील मृदा तथा अपेक्षित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान। आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम तथा राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र जो पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। इन आरक्षित वनों में जब तक अनुमति न हो सभी क्रियाएं प्रतिबंधित होती है। उप महाद्वीप एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती है। कैल्शियम में देखो, अब ये अगर ये पता होता तो एक क्वेश्चन आया था 2022 में, तो कर सकते थे। कैल्शियम में चूने की उच्च मात्रा से निर्मित तथा युक्त जलोढ़ मैदान, नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क अथवा महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि के समतल क्षेत्र। जलवायु किसी समय अवधि में लगभग 30 वर्षों से अधिक पृथ्वी धरातल के विश्व क्षेत्र के औसत मौसमी दशाएं। जेट प्रवाह क्या होता है? अत्यंत प्रबल अचर पछुआ पवन जो सौर सीमा के एकदम नीचे बहती है। जीवमंडल नीचे तो मैंने आज बताया था। ये बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र है जिनमें हर प्रकार के पौधे या जंतुओं उनके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं प्राकृतिक विरासत की विविधता व अखंडता को संपूर्णता में संरक्षित और पोषित करना, पारिस्थितिक संरक्षण में पर्यावरण के अन्य पक्ष पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना, शिक्षा जागरूकता व्याख्या करने की सुविधा उपलब्ध कराना। ज्वार नदमुख नदी की ज्वारें मुख जहाँ ताज़ा और लवणीय जल मिल जाता है। झील पृथ्वी के धरातल के 10वें भाग पर जल की उपस्थिति जो चारों ओर से भूभाग से आवर्त हो। तट स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र, इसमें भूमि की वह पट्टी जो सम्मिलित होती है जो समुद्री तट के साथ लगती है। तटीय मैदान क्या होता है? तट तथा अंतःस्थलीय उच्ची भूमि के बीच स्थित समतल निम्न भूभाग, तराई, जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी। दर्रा पर्वत श्रेणी से गुजरता एक मार्ग जो एक कौल या विदर की रेखा का अनुसरण करता है। द्वीप महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भू संहिता जो चारों ओर जल से घिरी हो। द्वीप समूह द्वीपों के समूह जो आपस में निकट अवस्थित होते हैं। नाइस कणिकामय गठन वाली कायंतिक सेल जैसे कि संरचना पट्टी होती है। इसमें रचना पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी क्रिया से संबंध बड़े पैमानों ताप दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है। पठार क्या होता है? समतल भूमि का तुलना में उच्चिष्ट विस्तृत भूखंड। पश्य जल का विस्तार जिसे नदी का मुख्य प्रवाह भाय ये पंथ से गुजर जाए। यह जल मुख्य जल से जुड़ा होता है परंतु इसके प्रवाह का दर अत्यंत निम्न होती है। प्राणी जगत किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन। प्रायद्वीप समुद्र की ओर बढ़ा हुआ एक भूमि का भाग। प्रवाल क्या होता है? चूना स्राविक समुद्री पॉलिप जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उत्तरी समुद्र में कॉलोनी में पाए जाते हैं। प्रवाल वित्तीय को बनता है। पलाया अंतःस्थलीय प्रवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग। पलाया न्यून वर्षा के क्षेत्र में पाया जाता है। ये चीज़ याद रखना थोड़ा। बंद बनाना इसमें जल के संरक्षण या फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके बनाए जाने वाला बंद। भूस्खलन अपरूपणीय तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभावित चट्टानों या मलबों की संयुक्त तीव्रता से नीचे की ओर भ्रत संचलन। मानसून क्या होता है? एक भ्रत क्षेत्र पर पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन जिसे ऋतु परिवर्तन होता हो। महाखंड या गौर्ज खड़ी हुई चट्टानी पार्श्व वाली गहरी घाटी। मैदान समतल अथवा मंद तरंगित भूमि का विशिष्ट क्षेत्र। मृदा परिच्छेदिका भूमि की सतह से पैतृक चट्टान तथा यह मृदा का एक उदाहरण परिच्छेद अथवा खंड होता है। राष्ट्रीय पार्क वन्य जीवन संरक्षण के लिए पूर्णतः संरक्षित एक क्षेत्र होता है जिसमें वन कटाव पशुचारण खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती है। वलन भूपट्टी के क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम स्वरूप चट्टानी स्तर में आया मोड़। विसर्ग
किसी मंद गति से बहने वाली नदी की धारा के मार्ग में सुस्पष्ट वलयाकार मोड़ विवर्तन की भूगर्भ से उत्पन्न बल जो भूआकृतिक लक्षणों में बृहत परिवर्तन लाते हैं। शरणस्थली वह एक ऐसा क्षेत्र जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। इनमें लकड़ी काटने, छोटे वनोत्पाद संग्रहण करने जैसी गतिविधि तब तक अनुमति होती है जब तक ये जंतुओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करते हैं। शुष्क ऐसे जलवायु तथा प्रदेश के लिए उपयुक्त जहाँ वर्षा अपर्याप्त होती है। संरक्षण भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा जिसमें खनिजों, भूदृश्य, मृदा और वनों का विनाश, अतिदोहन रोकने के लिए प्रबंधन भी शामिल है। संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम तथा राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र जिसमें सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है। इन संरक्षित क्षेत्रों में जब तक निषेध न हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। हिमनद क्या होता है? हिम में बर्फ की संयति जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है और अपने मार्ग में विस्तृत खड़े पार्श्व वाली घाटी की क्रमिक रचना करती है। हामुस मध्यम उपस्थित मृत जीवांश। सिप्रिका किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि नदी तल में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा होता है। अब देखो ये तो ऐसे थोड़ा डेफिनेशन के रूप में काम आ सकता है, कभी कभी पूछ भी लेता है। तो देखो अपना ये कंप्लीट हो गया है, 11th के दोनों कंप्लीट हो गई है। अब बता 12th के पार्ट 1 और 12th का पार्ट 2। ठीक है, देखो ये मोस्टली जो है इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। ठीक है, पर फिर भी पीटी के लिए पढ़ेंगे क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे। अभी टाइम है अपने पास तो कोई दिक्कत नहीं।